सखी सहेली। सखी सहेली। नमस्कार सभी सखियों और सहेलियों का। विधि प्रवीण जैन और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। जो भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं वो भी सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हाँ। आज तो बड़ा खास दिन है। हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे दिनों को हमें समझना चाहिए, दिन दिनों में हमें जीना चाहिए। सचमुच ऐसा लगता है। और हर दिन हमारे लिए प्रेरणा लेकर आता है, एक नई ऊर्जा लेकर आता है। तो आज तुम कुछ कह रही थी विधि कि तुम भूखी हो। जी जी रेणु जी, मैं वही कह रही थी कि हम लोग बचपन से ही भूखे होते हैं, कभी भोजन के, कभी सीखने के, कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के। हाँ, लेकिन सब लोग नहीं होते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी विधि कह रही थी। तो भाई भूख आप अपनी जगाए रखिए, कुछ भी सीखने की ललक अपनी बनाए रखिए, है ना। जी बिल्कुल। और भाई आज हम सखी विशेष में पद्मश्री डॉक्टर भक्ति यादव के बारे में बताएंगे, और सौंदर्य साधना में क्या बताएंगे भाई? कच्चा दूध सबसे सस्ता होता है, सबसे आसान होता है, अपने सबके घर में मिल जाता है। उस कच्चे दूध से अपना सौंदर्य निखार मुश्किल है बस, लेकिन ठीक है। और व्यंजन विधि में आज हम कद्दू के व्यंजन बताएंगे, और आज एक खास रिकॉर्डिंग हम लेकर हाजिर है ना। हाँ जी, वो जो रेलवे के हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने महिलाओं को बहुत अच्छा मौका दिया और इतना बड़ा काम कर लिया। थोड़ा सा सरप्राइज है, थोड़ी सी ये बात है, सुनेंगे हम इंटरव्यू के समय क्या बात हुई है। 8 जून की बात है, हमारे बहुत सारे साथियों को जरूर पता होगा विधि, ऐसा नहीं है क्योंकि सब लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर भी हम बताएंगे। और आज पिकनिक डे है तो पिकनिक मनाइए, लेकिन 20 जून को पितृ दिवस है, यानी कि फादर्स डे जिसको आमतौर पे हम कहते हैं, तो उसकी हम ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को देते हैं, सभी पिताओं को। जी हाँ। सभी भाइयों को जो पिता हैं और जो पिता बनने वाले हैं, उन सभी को। नहीं भाई, हम सबको भी, हम लोग भी पिता को बोलेंगे तो हम सबको भी बधाई। ये दिन ऐसा है कि सबको बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहूंगी कि आज से तैयारियां शुरू कर दीजिए, 20 तारीख को पितृ दिवस है। जी हाँ, वैसे तो रोज कुछ इस तरीके की तैयारियां रखिए कि अपने हम जो भी हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ न कुछ देते रहें और उनसे बहुत कुछ सीखते भी रहें। यानी कि वही है, फिर भूख जगाए रखें उनसे कुछ लेने की। जी, मैं बस वही बात आपसे कर रही थी कि मेरी रोटी की भूख है, मेरी सीखने की भूख है, मेरी आगे बढ़ने की भूख है। इन सारी भूखों को पूरा करने वाला केवल एक होता है पिता। बस बिल्कुल। जून का तीसरा रविवार सुनिश्चित कर दिया गया भाई, है ना। जी, वो पंक्तियां बड़ी अच्छी कही गई हैं। चट्टानों सी हिम्मत और जज्बातों का तूफान लिए चलता है, पूरा करने की जिद से पिता दिल में बच्चों के अरमान लिए चलता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। ढेर सारे अरमान, हमारे जो अरमान हैं वो उनके दिल में पलते हैं, और वो बस अपने जीवन को जिए जाते हैं, क्योंकि उनको बस एक ही चीज दिखती है कि हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ देना है। या बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि देना है, बल्कि बच्चे कुछ ऐसा करें कि हमसे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं, है ना। हाँ, मतलब मैंने इस पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग देखे हैं। जब हम कुछ कर रहे होते हैं, रेणु जी आज आप और हम रेडियो पर हैं, तो हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। केवल एक व्यक्ति होता है जिसको इतनी खुशी होती है हमें देखकर, हमें सुनकर, कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा अच्छा कोई पहुंच गया है, वो हमारा बच्चा है। जी हाँ, क्योंकि न रात दिखाई देती है न दिन दिखाई देते हैं, न रात दिखाई देती है न दिन दिखाई देते हैं, पिता को तो बस परिवार के हालात दिखाई देते हैं। क्या बात है रेणु जी, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं आपकी। भाई पिता चीज ही ऐसी ना, जब नाम आता है तो बहुत सारे जज्बात हमारे अपने आप सामने आते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के साथ साथ आगे बढ़ने के साथ पिता वो हैं जिनको कि अनुशासन भी बनाए रखना होता है। अब उस मोहब्बत के साथ अनुशासन को बनाए रखना कितना मतलब विरोधाभास है ना, लेकिन बनाते हैं वो। जी, वो बचपन की बातें हैं ना। रेणु जी, एक बात और आपसे कहनी है कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, सब कुछ दे देती है, सब कुछ। और उस सब कुछ के देने के बाद में उसके पास इतना समय नहीं होता कि हमारा ख्याल रखने आ सके। तो हमारे पिता उसके प्रतिरूप बनकर आ जाते हैं और हमारे हर पल को बहुत सुंदर बना देते हैं। बिल्कुल, हर पल को करते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा ना कि आगे बढ़ते हुए, बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी कष्ट मिले
है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो यही कोशिश करते हैं पिता कि कोई कष्ट मिले ही ना, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, है ना? जी जी। और एक बात और रेणु जी, हमारे जो शहरों के घर हैं, आपके घर का भी एक कोई नंबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन है। जब गांव में हम जाते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं फला वाले के लड़के का फला घर है। हाँ, क्या मतलब हमारे बात है। पिता के नाम से हमारे घर का नाम जी। होता है, कभी हमारे किसी मकान नंबर से। हालांकि मकान नंबर होता है, जी। लेकिन मकान नंबर को खुद मकान मालिक नहीं जानता कि हमारा मकान नंबर है क्या। जाने भी, लेकिन फिर भी वही होता है कि पिता के नाम से, यानी घर का जो मुखिया होता है, जो इन सारी चीजों को, झंझावातों को संभालते हुए घर को संभालता है, खुद अपने ऊपर लेता है, तो जाहिर है कि उसका नाम वैसे ही रोशन रहता है जी। नंबर से ज्यादा। और फिर वही होता है कि जैसे कोई भी चीज हम बनाते हैं, अगर हम बात करें कुम्हार की, तो सुंदर घड़े का रूप जो होता है उसमें सब चीज चाहिए। अंदर से एक प्यारा सा कोमल सा हाथ भी लगता है, उसके बाद ऊपर से थाप भी पड़ती है, जी। ताकि वो बिल्कुल चिकना हो, उसमें कोई भी कंकड़ वगैरह ना हो, उतना ही चिकना हो। तो जी। अंदर वाला कोमल हाथ और ऊपर से जो थाप पड़ती है, थोड़ा सा सख्त और कठोर, वो भी होता है, तब एक संस्कारी बच्चे बनते हैं हम जी लोग, है ना? बिल्कुल। और सखी सहेली है तो सखियां और सहेलियां हमारे साथ में है, तो एक बात तो कहना है कि बेटों को तो चलिए वो बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं ना, उनका लगाव पिता से अलग ही होता है, और पिता उनके लिए कुछ अलग करते भी हैं। ऐसा हमारे परिवारों में भी हमारे भाई भी शिकायत करते हैं हाँ, वो कि तो तुम्हें पिताजी का ज्यादा प्यार मिलता है। बिल्कुल। और ऐसी बातें होती रहती हैं, क्योंकि वो पिता है ना, वो दिल से बहुत करता है अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। परी होती है ना उनकी। परी होती है, बिल्कुल। तो फिर जैसे तुमने कहा कि प्रकृति हमारे पास नहीं आ सकती, तो जाहिर है कि प्रकृति का असली रूप देखना है तो आप पिता को देखें, हमारे साथ होते हैं, सब अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देते हैं और चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करते रहें, आपके ऊपर केवल ऐसा नहीं, समय देते हैं, अपनी इच्छाओं को, जो उनके शौक होते हैं उसे नहीं करते, ताकि बच्चों को वो कहीं भी, जैसे ट्यूशन पर जाना है, कुछ और उनके शौक पूरे करने हैं, उसमें समय देते हैं, उनकी इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं और अपने समय, अपने पैसे सब उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। की कोशिश, बिल्कुल। और अभी भी हाल ऐसा है कि अभी जब पिता पूरे समय 24 घंटे बच्चों के साथ में है, तो बच्चों को जो लगाव उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पिताजी हमारे लिए ही कमाने के लिए बाहर जाते थे। फिर भी शिकायत रहती थी कि आप समय नहीं देते हो। तो वो शिकायत भी खत्म हो गई है, और कहीं ना कहीं वो लगाव बहुत 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 बढ़ गया है आज की तारीख में, जिसकी जरूरत थी, और जो हम ये समय के साथ, या यूं कहें कि विकास की अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे थे, और वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, एक घर में बड़ा हमने देखा कि वो उनके पिताजी जो थे, मतलब जो घर के मुखिया थे, उन्होंने अपने बेटे को दिया एक जूता कि जाके बनवा के लाओ, और बेटा कहने लगा क्या पिताजी इतना फट गया है, इसको मत करिए, और मम्मी को दिखाने लगा, मम्मी देखिए ना, आप मना करिए। जाहिर है पिता नहीं सुनते, तो माँ के ऊपर फिर गुहार लगाई जाती है, उधर शिकायत हुई, तो वो हंसी और उन्होंने कहा देखो ऐसा है ना, तुम जो इतने महंगे जूते पहन रहे हो ना, ये जब ये सिलवा के पिता पहनते हैं ना, इसलिए तुम ये पहन पा रहे हो महंगे वाले। क्या बात है। तब मतलब उसको लगा कि ये वाकई ये बात है कि ये जो तलवे उसके सिलवा कर पहन रहे हैं, इसलिए आज हम ब्रांडेड महंगे वाले और अच्छे जूते पहनकर अपने दोस्तों के सामने खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी। और मैंने बेटियों की बात की थी ना, तो जब कोई बेटी अपने गांव में, ज्यादातर हमारे यहाँ रहती हैं बेटियां, और उन्हें शहर जाना होता है पढ़ने के लिए, तो एक पिता ही होता है जो उस पर विश्वास करता है। और पूरा गांव, पूरा लोग, उस पूरे रिश्तेदार उनके लिए कह रहे होते हैं क्यों भेज रहे हो, और वो अपने विश्वास पे उस बेटी को बाहर भेज देता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं बेटियां जब देखती हैं ना कि उन्हें अपना जीवन साथी चाहिए है, तो वो अपने पिता के गुणों से भरा हुआ व्यक्तित्व ही चाहती हैं, जिसके साथ वो अपना विवाह कर सके, क्योंकि उन्हें पता है यही सबसे अच्छे गुण हैं जो उनके जीवन को संवार सकते हैं। क्योंकि सफलता देखती हैं, एक सफल पिता जब देखती हैं तो उन्हें लगता है कि इससे जीवन संवर सकता है और जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चल सकती है। वैसे ये जो आत्मविश्वास की बात है वो माताओं में भी होती है, लेकिन फिर भी एक संबल चाहिए होता है पिता का भी, तभी दो की जब हाँ होती है, स्वीकृति होती है, तभी कहीं कुछ बन पाता है मामला। और एक बात और है, पिता के लिए अगर हम बात देखें, वैसे माँ के लिए भी होती है, लेकिन पिता के लिए खास तौर से, ये जैसे तुमने घर में कहा नंबर वाली बात की, पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ समय जब आता है, जो कहते हैं ना कि पैर जो है पिता के जूते में बेटे का पैर आ जाए तो समझ लो बराबर का हो गया। तो ऐसे ही उससे ज्यादा जब बढ़ जाता है मामला, और बेटे की पहचान से जब पिता की पहचान होती है, तो पिता का जो है ना गर्व से एकदम दुगना हो जाता है मन, है ना, छाती फूल जाती है। बिल्कुल भाई, क्योंकि तब
कहा जाता है कि अरे तुम नहीं जानते ये फलां के पिताजी हैं। हाँ, जब बेटे के नाम से पिता को पुकारा जाता है तो वो पिता ही समझ सकता है कि वो किन नाम आंखों से उन शब्दों का स्वागत करता होगा। बिल्कुल, तब उन्हें लगता है कि जो उन्होंने आंधियां तूफान और झंझावात सहे थे वो आज उनके फल मिल रहे हैं उनको, है ना? जी, तो रेणु जी 20 जून को हम पितृ दिवस तो मनाएंगे, पिता के लिए दिन मनाएंगे, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम अपनी दौड़ में उन्होंने जो कुछ सिखाया है, उनके जो भी ज्ञान है, उस सबको ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि पिता जो है ना, उसको जो मान हम वो छोटे से बच्चे थे तब दे रहे थे ना, जिस लाड़ में थे, जिस मान देते थे, इज्जत देते थे, वही चीज हम आज भी लेकर चलें जी। तो कितना अच्छा होगा ना? बिल्कुल। अच्छा नहीं, मतलब अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा तो है लेकिन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये बहुत मूलभूत ज़रूरत है इस समय की। और अभी तो हमें इतना प्यार मिला है लॉकडाउन के दौरान, तो बड़ा थोड़ा सा और ख्याल रखिए आप अपने माता पिता का खास तौर से। अभी हमने अक्सर आप अपने आसपास देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही एक जन के घर में गई तो उनके पिताजी बहुत बुजुर्ग थे, तो कहीं और उत्सव था, जैसे किसी के फंक्शन में गए थे, तो उनके पिताजी गए हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि वो बाथरूम में गए, तो मैं बाहर खड़ी थी। तो वो भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि पापा अंदर है? हमने कहा हाँ मैं खड़ी हूँ, अभी निकलेंगे तो मैं वॉश बेसिन में हाथ धुलवा दूंगी। उन्होंने कहा नहीं आप जाइए भाभी जी। तो मैं हट गई, मैं हटी क्या, मैं दूर से मैं देख रही थी। वो जैसे ही उनके पिताजी निकले, उन्होंने बस हाथ पकड़ा, बिल्कुल जैसे लगे छोटा बच्चा है। उनके पिताजी ऐसे लग रहे थे छोटे बच्चे हैं, और उन्होंने रुमाल लिया, हाथ धुलाया बड़े प्यार से, और अपने हाथ जेब से रुमाल निकाली, पापा का मुंह पोंछा, हाथ पोंछा। वो प्यार, मतलब जैसे लगा कि ये दृश्य सब घर में हो तो कितना अच्छा हो। सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये दृश्य अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में हो जाए तो वो प्यार और उस स्नेह के लिए कोई उस स्नेह की पराकाष्ठा हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। और हमारे श्रोता बड़े प्यार से सुनते हैं, और बराबर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपकी बातों को नोट करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने दिल में इस बात को जरूर नोट कर लिया होगा। भाई हम लोग कह रहे हैं, यानी कि ये राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती आपसे कह रहा है, तो आप तो मानेंगे ही बहुत सारे लोग। बिल्कुल। तो रेणु जी एक हमें मालूम है तुम उत्सुक हो रही हो। हाँ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना मैं हर उस पिता को, अपने पिता को, आपके पिता को समर्पित करती हूँ। बड़ा खूबसूरत सा गीत है। जरूर। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान। But you love me डैडी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you डैडी। तू मासूम, तू शैतान। But you love me डैडी। यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर है तू सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love
तू मासूम तू शैतान, But you love me, Daddy. मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। मैं हूँ Daddy. आज लगे कितना हसीन अपना जहां अपना समा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, Oh, I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान, But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान, But you love me, Daddy. But you love me, Daddy. But you love me, Daddy. रेणु जी और मेरी तरफ से सारे पिताओं को बहुत सारा प्यार। और जब रेणु जी, हम अभी थोड़ी देर में पहले बात कर रहे थे कि बेटियां जो होती है ना वो पिता के कंधों की ताकत पे ही आगे बढ़ती हैं। हाँ, ये बात तो है। और अभी आपको एक साक्षात्कार जो आपके साथ में ही हुआ है वो हम हमारे श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं। और लगता है उन बेटियों के पिताओं ने उन्हें बहुत ताकत दी है। थोड़ा साथ दो तो मैं कुछ नया कर गुजरूंगी, तो थोड़ा साथ दो तो कुछ नया मैं कर गुजरूंगी, थोड़ा हाथ दो तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगी। क्या बात है, क्या बात है। मुमकिन है हर काम मुझे, थोड़ा विश्वास तो दो, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगी। वाह। तो इस सब के साथ एक प्यारा सा साक्षात्कार आप सबके लिए। श्रोताओं, हम बराबर बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण किस तरह से हो और इसमें हम 100% खरे उतरें, या यूं कहें कि हम महिलाओं को इस तरह से सशक्त करें कि वो कोई भी दिशा, कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता न रहे। और इस दिशा में एक और मजबूत कदम रखा है मध्य रेल ने। जी हाँ, मध्य रेलवे के अनुभाग ने कुछ ऐसा किया है कि जिसके लिए पूरा देश, या यूं कहें कि विश्व के बहुत सारे देश उनकी तरफ देख रहे हैं और एक नया कीर्तिमान सा स्थापित किया है। इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं अधिकारी जॉन जी से। जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। जॉन जी, आप अपना पद और कार्य जो है वो आप स्वयं बताएं तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम जॉन है, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस कल्याण यार्ड के माल डिब्बा विभाग का इंचार्ज हूँ। जी, कल्याण मतलब मुंबई के पास। जी, या मुंबई मंडल सेंट्रल रेलवे के इसमें आते हैं। जी, सेंट्रल रेलवे मुंबई मंडल में। जी जी, कल्याण एक भाग है मुंबई मंडल का। जी जी। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं आप। तो ये जो पहल है जो आपने किया, जिसलिए हमने आपका यहाँ पर अभिनंदन करना चाहते हैं और कार्यक्रम में लोगों को बताना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से, वो क्या है उपलब्धि? जी, मेरे डिपो में लगभग करीबन 10 से 18 महिला नियुक्त किए गए थे पहले टेक्नीशियन के पद पर, और ये कार्यरत थे। ये जो कार्य जो है परीक्षण का, जो माल डिब्बा 40-40, 50-50 वैगनों का परीक्षण करना, इसमें थोड़ा शारीरिक बल ज्यादा लगता है और इसमें महिलाएं अक्सर देखा जाता है कमजोर पड़ते थे इस कार्य के जी, क्योंकि इसमें जो है थोड़े वजनदार पुर्जे उर्जे लगते थे, जिसके लिए महिलाओं में उतनी ताकत या उतनी ट्रेनिंग पहले दी नहीं होती जी। हमने ये सोचा कि इनका एक सही उपयोग करें और इनका जो है प्रशिक्षण दे के इन कुशलता जो है तो इसको बढ़ा के क्यों ना हम इस कार्य को स्वतंत्र रूप से दिया जाएगा। जी। तो हमारा प्रयास करीबन 3-4 महीना पहले से शुरू था
और इनको हमने 3-4 महीने के दरमियान इनको इतना सक्षम बना दिया और कुशल बना दिया कि हमें कुछ हिचक नहीं थी कि इनको एक स्वतंत्र रूप से ये काम सौंपा जाए। 3-4 महीने पहले, यानी कि आप थोड़ा महीना बताएंगे? लगभग जनवरी से, यानी जनवरी 2021। जी। इसके पहले भी इन लोग काम करते थे, लेकिन इनका काम थोड़ा सा हल्का था। अच्छा। यानी कि आपने जैसा बताया कि 40-50 वैगन का जो पूरा मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, वैगन होते हैं, उनका पूरा परीक्षण हमारी बहनों ने किया। ये ज्यादातर इंडियन रेलवे पुरुष लोग करते हैं। अच्छा, पुरुष लोग करते थे और आप लोगों ने इसको सोचा कि करवाया जाए उनसे, यानी कि पहली बार आप लोगों ने इस तरीके का प्रयास किया। हमने सोचा, हमारे सीनियर में के गुप्ता साहब और एनी साहब ने और मैंने पहले से सोचा कि क्यों ना हम एक ट्रायल ले ले महिलाओं को ये काम सौंप के। जी। तो भारतीय रेल में किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया, तो हमने पहला एक प्रयास किया था। जी। चलिए, जब प्रयास किया आपने और सफलता हासिल हो गई, लेकिन जाहिर है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, हम जरा उनके बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। दिक्कतें ये है कि महिला को प्रोत्साहन करना, उनको एक इच्छा क्रिएट करना कि इस कार्य के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकली स्किल थोड़ा हाई चाहिए। और सबसे बड़ा जो बात है, मैंने जो देखा जी, कि हमने इनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जी। और हमारी जो महिला स्टाफ है उसने इतनी इच्छा जाहिर की और इतनी उत्तेजना थी उनको कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने का एक मौका अगर मिल जाए तो हम कर दिखाए कि हम पुरुष से कम नहीं। क्या बात है, यानी उनके अंदर भी उतना ही उत्साह था जब आपने कहा। तो बिना उनके उत्साह से हम कभी ये कार्य सौंप ही नहीं सकते। जी। तो कितना का स्टाफ था और कितनी हमारी बहनें उसमें तैयार हो गई स्वेच्छा से, या सब तैयार हो गई? तैयार तो सभी हुए, लेकिन इस कार्य करने के लिए हमें जो मापदंड है वो 10 लोग का था। तो 10 को हम कुशलता के लेवल के आधार पर हमने सेलेक्ट किया जी। और फिर उनको हम एक गैंग बना के 10 महिला, उसमें 8 टेक्नीशियन और 2 उसके जो सहायक, एक गैंग बना के इस कार्य को करने के लिए उनको हमने सौंपा एक काम। अच्छा, और कितने महीने का आपने प्रशिक्षण दिया? लगभग जो है प्रशिक्षण करीबन 3-4 महीने का दिया हमने, मैं बताया। जी जी। कुछ उनको बाकी कार्यों से अलग करके और बिल्कुल इसका प्रशिक्षण? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई कार्य से अलग नहीं किया। हमने एक ही अच्छा तरीका अपनाया कि इनको हम पुरुष टेक्नीशियन लोगों के साथ, जो वरिष्ठ है, बड़े तजुर्बा वाले, उनके साथ दिए। अच्छा। तो उनके साथ देने के बाद से ये फायदा हुआ कि इनको अच्छा अनुभव मिला उनके कार्य से। जी। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे या जो टेक्नीशियंस थे, उनके में कुछ ऐसा रहा होगा उनको कि लगा हो कि जो हम कार्य अभी तक स्त्रियां नहीं करती थी उसमें आप क्यों ला रहे हैं, या ना करूं, ऐसा कुछ? देखिए, हमने उन महिलाओं को ही लिया जिन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की और एक बड़ी उत्साह दिखाई। जी। हमारे यहाँ महिला हैं कुछ लोग जो शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर है, उनको हमने नहीं कहा। जो ज्यादा इच्छुक है और इच्छा जाहिर की है, उत्तेजना दिखाई, उन्हीं को हमने ज्यादा प्रोत्साहन। लेकिन पुरुषों ने जो समकक्ष थे उन्होंने विरोध नहीं किया? देखिए, पुरुष ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें नारी शक्ति का एक उदाहरण देना था, तो तारीफ ही किए और उन्होंने भी इनको प्रोत्साहित किया कि आप एक बार एक प्रयास करके देखिए, शायद सफल हो तो बड़ा अच्छा हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जो आपने अपने गुप्ता जी और इन लोगों का नाम लिया, उन सब के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और हम उन बहनों से भी बात करना चाहते हैं जिन्होंने इसमें पहल की और उनका क्या अनुभव था। जी, मैं सबसे पहले हमारे टेक्नीशियन है ज्योति दामोदरे, आप उनसे बात करिए। जी, धन्यवाद जॉन जी। जी नमस्ते ज्योति जी। नमस्ते। एक बहुत अच्छा प्रयास रेलवे ने किया, खासतौर से मध्य रेलवे, और अगर हम बात करें तो मुंबई मंडल में ये प्रयास किया गया और हमारी बहनों से वो काम करवाया गया जो आज तक किसी ने कोशिश नहीं की थी। जी हाँ, मालगाड़ी का पूरा परीक्षण, निरीक्षण किया और किस तरह से इसमें ये सहभागी बनी, जिन्होंने खुद इसकी गवाह रही और खुद किया है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ है ज्योति दामोदरे जी। कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। ज्योति जी, आप क्या हैं, क्या करती हैं और किस विभाग में हैं, स्वयं बताएं। मैं मुंबई मंडल में C&W डिपार्टमेंट में हूँ, मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, एज ए टेक्नीशियन काम करती हूँ। जी, वैसे आपका सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो क्या कार्य रहता है? अभी जो हम लोगों ने काम किया है, एक्चुअली हमारा यही काम रहता है, बस हम लोग जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। अच्छा,
तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा हल्का काम दिया जाता है, बहुत ज्यादा शारीरिक क्षमता की जरूरत नहीं होती है, बल की जरूरत नहीं होती है, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक सपोर्ट में ही उनके साथ काम करते हैं। ज्यादा अगर हेवी होता है जी। तो वहाँ पे पुरुष लोग ही ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो पहल हुई महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जो ये कदम बढ़ाया है आप लोगों ने, पहले तो आपको बधाई देते हैं ज्योति जी थैंक यू। कि आप उसका हिस्सा हैं। और कैसे आपको ये दिया गया कि ये करना है आपको, और जब दिया गया, बताया गया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने क्या सोचा, कैसा लगा आपको? पहले तो मतलब हमारे प्रशासन ने ये निर्णय लिया, जो हमारे लेडीज जिनको जिनको सिलेक्ट किया उन्होंने जी। पहले तो उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी है उन्होंने जी। और ट्रेनिंग के बाद हम लोग जो सिलेक्ट हुए 10 लोग, मतलब अलग अलग परीक्षण में हम लोग अलग अलग थे, मतलब 3-3 लोग थे। देखना पड़ता है पूरी गाड़ी, तो ईस्ट साइड में वेस्ट साइड में ऐसा 3-3 लोगों का रहता है और टेस्टिंग के लिए अलग 3 लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर कुछ ज्यादा हेवी काम आता है तो हम लोग टीम वर्क ही करते थे, मतलब 6 लोग मिलके एक काम करें। मतलब ज्यादा हेवी होता है तो हम लोग एक सपोर्ट में ही काम करते हैं। जी। लेकिन जब आपको ये कहा गया कि आपको इसके लिए चुना जा रहा है, आप इसका हिस्सा बनेंगी, तो आपको क्या लगा कि ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरा तो मतलब वो नसीब था कि सर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया इस काम के लिए। जी। और मेरा भी ज्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम। सर ने मुझे जब सौंपा, मुझे उन्होंने बताया कि ज्योति ऐसे ऐसे करना है, तो इसके लिए उन्होंने एक्चुअली हमारे से बहुत तैयारी करी थी, तो इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस पहले से ही आ गया था हमारे में। अच्छा, प्राउड फील करते हैं, मतलब सर ने हमको सिलेक्ट किया है इसलिए। जी बिल्कुल, जाहिर है ये गर्व की बात तो है ही जी, जी। कि कुछ लोगों के बीच में से कुछ न कुछ आप में खास है, तभी आपका चयन हुआ है इसके लिए। लेकिन सामान्य तौर पर आपको क्या लगता है, काम में किस तरीके का कुछ खास होना चाहिए जब ऐसा चयन होता है, या किसी भी दिशा में, किसी भी काम में? क्या लगता है कर्म के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी ड्यूटी के प्रति? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे टेक्नीशियन के पद पर हूँ जी। और हमको ये सौंपा ही गया है कि हमारा फील्ड वर्क ही ये है कि मतलब हमको गाड़ी परीक्षण करनी पड़ती है। जी। तो अभी लेडीज लोग इतने ये काम में इस डिपार्टमेंट में आए हैं, तो हम लोग तो ऐसे बेटर तो नहीं रह सकते ना। हाँ। तो इसलिए हम लोग को फील्ड वर्क करना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग ने पहले से ही मतलब इतना तैयारी रखा था और नॉलेज इतना अपग्रेड किया था कि हम लोगों की तैयारी थी कि हम लोग को जब भी फील्ड वर्क पे जाना पड़े तो हम जाएंगे, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। जी जी, क्योंकि हम लोगों से ये मतलब एक शपथ ही ली जाती है जी। कि जो भी काम सौंपा जाए हमें, तो वो हमको करना ही है। क्या बात है, यानी आपने उसका मतलब हम लोग डिनाई नहीं कर सकते उस काम के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कर तो सकते हैं, लेकिन आपने उस शपथ को सच में शपथ की तरह लिया और उसके ऊपर डटी रही, ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए आज आप इस मकाम पर हैं। ये बताइए कि पहले कभी आपके मन में, इस चयन के पहले जब चुना गया, हिस्सा बनी, उसके पहले कभी मन में आया कि हम क्यों पुरुषों की मदद लें, हम क्यों नहीं कर सकते? कभी आया मन में आपके? ऐसा तो नहीं आया मन में जी। लेकिन जब हम लोगों की जो प्रैक्टिस हो गई उनके साथ काम करके, जी, तब कभी कभी ऐसा लगता था कि अभी हम भी कर पाएंगे ये काम। क्योंकि टेक्निक जो वो लोग अपनाते थे ना, तो उन्होंने हमारे साथ ही मतलब हमको दिया है वो काम करने के लिए। हेवी जो भी काम होता था वो लोग बताते थे कि ऐसा टेक्निक यूज करो, इस पे ज्यादा बल नहीं लगेगा, इस टेक्निक से वो काम इजी हो जाएगा। जी। तो ऐसा काम करते गए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। क्या बात है। तो इसलिए अभी कर पाए। और इवन आज भी हम लोगों ने एक किया है एग्जामिनेशन। क्या? 8 तारीख से कंटिन्यू हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है। अच्छा, 8 मतलब जून। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए हम लोगों ने दिखाने के लिए किया। हाँ हाँ। अभी अच्छा। कंटिन्यू एग्जामिनेशन चल रहा है। इवन अभी हम एग्जामिनेशन करके ही आए हैं यहाँ पे। तो श्रोताओं को हम बता दें कि ये 8 जून 2021 को इनका प्रशिक्षण पूरा हुआ, जो सबसे पहली बार इस तरह से पूरी हमारी बहनों ने इसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया था। 40 से 50 वैगन की जो ये माल गाड़ी होती है, उनके डिब्बों का और भारी भारी टूल्स होते हैं, उन सब का निरीक्षण आपने किया, परीक्षण किया। और आज भी तब से लगातार, यानी आज हम बात करें तो 15 तारीख है, 15 जून 2021 तक आज हम इस समय आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ज्योति जी की। और श्रोताओं, इस समय तक इनका खुद का
परीक्षण चल रहा है, यानी ये परीक्षा दे रही हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार दिखाने के लिए ये किया गया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और जब पूरा आपने किया और अकेले सारी बहनों ने साथ में किया, तो कैसा लगा आपको, ये बताइए। मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, और आज इतना हमारा नाम मतलब आया है सब तरफ, जी, तो और भी अच्छा लगने लगा है मतलब। तो ज्योति जी, इस खुशी के मौके पर आप कोई हिंदी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं? आपको सुनवा दें? दंगल में का धाकड़ है। क्या बात है, क्या बात है। यानी आप रफ और टफ हैं, और वैसे ही गीत आपको पसंद है। जी बहुत बहुत बधाई एक बार फिर, और लीजिए आपकी पसंद का ये गीत। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। ये छोरिया तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, कसम सन चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जात बड़ी पौधा इसने छुटेगा जो सीता मेरे गीता बनी चीता, इससे पहले के पपीता तेरे झाड़ से धाड़ से पछाड़ गई, जो भी था उखाड़ना उखाड़ गई, जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी, राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, ये तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। रेणु जी, आपका और हमारे श्रोताओं का फिर से स्वागत है इस इतने प्यारे से कार्यक्रम। क्या बात है, क्या बात है भाई। हम भी बैठे हुए हैं इस होस्ट की सीट पर, तो जाहिर है स्वागत हम भी करते हैं। जी बिल्कुल, रेणु जी की तरफ से भी आप आतिथ्य के लिए तैयार हैं। और हम सिर्फ ऐसा नहीं है, धाकड़ धाकड़ की जब बात आती है तो ऐसे तो अनगिनत नाम है हमारे देश में, खास तौर से अपनी बच्चियों के लिए भी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भक्ति यादव की, है ना। वो भी अपने आप में धाकड़ ही है। मतलब इस उम्र में जाके, बुजुर्ग होने के बाद में, मतलब एक होता है 65-70 साल के बाद में हम कहने लगते हैं अब बस हो गया, अब बस हो गया। तुमने कब कहा? अभी तो तुम हुई नहीं। मतलब लोग कहने लगते हैं। इसीलिए ये लोग, इसीलिए तो हम ऐसे लोगों की बातें करते हैं जो ये हमें बराबर याद दिलाते हैं कि इन आंकड़ों पर बिल्कुल न जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर भक्ति यादव, 3 अप्रैल 1926 को आपका जन्म हुआ था, और भारत की समाज सेवी चिकित्सक कहते हैं इनको। उसका कारण भी बहुत
सारे कारण है इसके पीछे। कारण सबसे बड़ा ये है कि वो निर्धन लोग जो हैं उनकी निःशुल्क चिकित्सा करती थी। ये बहुत बड़ी बात है जी। भाई। यूं ही थोड़ी उन्हें 2017 में पद्मश्री का सम्मान दिया गया ना। जी जी जी। और अधिक उम्र की वजह से डॉक्टर उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सकी, यानी पद्मश्री का जब सम्मान मिला तो नियमानुसार उन्हें जो रहती थी वहां के कलेक्टर ने उन्हें घर आकर पुरस्कार प्रदान किया। और वर्ष 1952 में भक्ति यादव इंदौर की पहली महिला MBBS डॉक्टर बनी थी। ये सोचिए, खास बात। बहुत बहुत बड़े शहर में पहली डॉक्टर बनना जी। उस समय पे बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हम समझ सकते हैं उस समय का उनका जो संघर्ष है वो भी बिल्कुल। बहुत ही रहा होगा। जी। और इनका जन्म उज्जैन के पास में महिदपुर में हुआ था। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध परिवार से हैं और कहते हैं कि 1937 के समय ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं समझा जी, जाता था, लेकिन इन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो फिर वही आ जाती है, पिता ने इन्हें दूर भेज दिया गरोठ कस्बे में और वहां तक 7वीं की शिक्षा ये कर पाई। सोचो जरा, 7वीं तक पढ़ने के लिए भी उन्हें कस्बे में जाना पड़ा। और उसके बाद भक्ति जी के पिताजी इंदौर आए, अहिल्या आश्रम स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया गया। और उस वक्त इंदौर में वो एकमात्र लड़कियों का स्कूल था जहां छात्रावास की सुविधा थी। मतलब उस समय पे जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी तब भी इनके पिता ने छात्रावास में रखा था। जी। मतलब बहुत बड़ा हृदय होगा उन पिता का। यहाँ से जब वो आगे बढ़ी तो 11वीं कर ली। उस समय तो 11वीं ही इंटर होती थी, जी। वो कर ली और 1948 में इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में प्रवेश ले लिया और BSc प्रथम वर्ष में कॉलेज में अव्वल भी रही। क्या बात है जी। अब हुई शुरुआत डॉक्टरी की पढ़ाई की तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में MBBS का पाठ्यक्रम था और 11वीं के अच्छे परिणाम के आधार पर उन्हें दाखिला मिल गया। अब यहाँ पे भी देखिए 40 बच्चे थे जी। एक कक्षा में और 39 लड़के थे। अकेली लड़की भक्ति यादव जी वहां पर पढ़ाई कर रही थी। जी जी। और अकेली इस बैच की पहली महिला छात्र थी। इस कॉलेज की भी जाहिर है, जब पूरे शहर की पहली थी तो इस कॉलेज की भी पहली थी। और मध्य भारत की भी पहली MBBS डॉक्टर भक्ति यादव। 1952 में भक्ति MBBS डॉक्टर बन गई और फिर MGM कॉलेज से ही इन्होंने MS किया, यानी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जिससे इन्होंने MBBS किया था, वहीं से आपने उच्च शिक्षा और हासिल की और MS भी वहीं से किया इन्होंने। और इनका कहते हैं ना, एक से एक मिल जाए तो 11 भी हो जाते हैं, तो वैसा ही इनके साथ आगे हुआ। 1957 में उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले डॉक्टर चंद्र सिंह यादव जी के साथ इनका विवाह हुआ और यादव जो थे उन्हें सरकारी अस्पतालों से नौकरी का बुलावा आ रहा था, लेकिन उन्होंने इंदौर की मिल के इलाके का जो बीमा अस्पताल था उसे चुना, क्योंकि वो भी भक्ति यादव जैसे ही थे। वही मैंने कहा, एक से एक 11 हो गए थे ये दोनों। बिल्कुल विचार मिले और ऐसे ही ये हम कदम बन गए, जीवन साथी बन गए। और इंदौर में मजदूर डॉक्टर के नाम से उन्हें जाना जाता है, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि वो मिल थी, वहीं पर वो सब मरीजों की सेवा करने लगे। डॉक्टर बनने के बाद इंदौर के सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल में उन्होंने सरकारी नौकरी की बाद में, और फिर सरकारी नौकरी बिल्कुल उन्होंने त्याग कर पत्र दे दिया। जाहिर है कि उनका दिल तो कहीं ना कहीं, उनकी आत्मा जो थी वो समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। जी। और उसके बाद में फिर वो देखिए, पति जहाँ थे वहीं पत्नी भी पहुंच गई। भंडारी मिल के पास में जो नंदलाल भंडारी प्रसूति गृह था, वहां पर उन्होंने एक अस्पताल खोल लिया और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में वहां पर काम करने लगी। और 1978 में यह अस्पताल बंद भी हो गया तो उन्होंने एक वात्सल्य नाम का एक छोटा सा नर्सिंग होम खोल लिया। कहते हैं इसे डॉक्टर भक्ति के नाम पे काफी प्रसिद्ध था और आज भी डॉक्टर भक्ति के नाम से ही उस जगह को जाना जाता है। जी। और यहाँ संपन्न परिवार के मरीज के नाम से नाम मात्र की फीस ली जाती है और गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज कराया जाता है। और तब से आज तक डॉक्टर भक्ति अपनी सेवा के काम को अंजाम दे रही हैं। और 2014 में ये चंद्र सिंह यादव का जब निधन हो गया, यानी इनके पति का निधन हो गया था। जी। तब भक्ति जी हैं 2011 साल में ऑस्टियोपोरोसिस नामक खतरनाक बीमारी हो गई और जिसकी वजह से उनका वजन लगातार घटते हुए बहुत कम रह गया। और डॉक्टर भक्ति को उनकी सेवाओं के लिए डॉक्टर मुखर्जी सम्मान से नवाजा गया। और फिर इसी तरह से 2017 में फिर उन्होंने 14 अगस्त को अंतिम सांस ली। मतलब एक महिला जो पूरी तरह से समर्पित है, उनके पति भी समर्पित हैं
और लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो इंदौर शहर की इस महिला को, डॉक्टर भक्ति यादव को, हम सभी प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। और एक प्यारे सा गीत उनकी याद में। बिल्कुल। चलाती वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो।
रेणु जी, 20 जून को है पितृ दिवस, पिता दिवस, तो हमारे श्रोता भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया लिखा है। एक संदेश मैं आपको सुनवाना, हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहती हूँ। वैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही घर में छोटी छोटी खुशियाँ रिश्तों को और गहरा कर देता है। क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। किसी शख्स की वजूद की पिता ही पहली पहचान है। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं फेसबुक पर और बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने जो लाइनें पढ़ी या जो बातें कही, जो भावनाएं हमने कही, वो भी उन्हें बहुत अच्छी लगी। कुछ ने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सुख नहीं नसीब में है, तो वाकई ये तो तकलीफ की बात है। और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, पापा हमारी कमाई से तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। यानी जब हम लोग खुद माता पिता बनते हैं तब समझ में आता है कि कैसे क्या क्या हमारे माता पिता करते हैं और क्या करते थे। माँ बाप के बिना गरीब होता है। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। तो ये जो लिखा है इन्होंने कि हमारी कमाई से ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, ये बात बिल्कुल सच है विधि। क्योंकि देखो क्या होता है ना विधि कि जब पिता तो अपनी जो भी समस्या होती है, जो इच्छा होती है, जो शौक होती है, जो समय होते हैं, वो कभी बताते ही नहीं कि उनको दिक्कत क्या आ रही है। कभी कभी तो दर्द भी इस कदर छुपा जाते हैं कि वो कभी कभी उनके कोई डॉक्टर मित्र से मिल लो तब पता चलता है कि अच्छा पिता को ये तकलीफ थी। जी है ना। फिर लगता है कि अरे ऐसा क्यों किया। हालांकि उस समय बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो किस तरह से हमें सुख देने के लिए अपने दर्दों को भी कहीं ना कहीं कोने में छुपा लेते हैं। और देखिए ना, आपने बात कही थोड़े से पैसे में सारा, हमारे पैसों में हमारा घर नहीं चलता, लेकिन वो थोड़े से पैसों में इतने सारे बच्चों को पाल भी लेते हैं। बिल्कुल। और पूरी दुनिया की खुशियां कमाकर हमें दे देते हैं। जी हाँ। और देखिए रेणु जी, जब भी मतलब मैं मेरे बचपन की बात करी, मैं छोटी सी थी, तो ये गीत मैं अपने पिता को चिट्ठी में लिख लिख के भेजती थी। तो मैं चाहती हूँ मेरे श्रोताओं को भी ये गीत सुनाऊं। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया, जब मैं छोटी थी अपने बचपन में। अच्छी बात है, जो भी रहे अपने बचपन में छोटा रहे, छोटी तो मैं अभी भी गिनता रहे, ये गीत गाता रहे। बचपन में भी छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ। चलो ठीक है। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना।
भाई ये जो है ना, ये चिट्ठी लिखना और ये जो बुलाना है ना, इसका एक और भी बड़ा कारण है, वो ये कि कहीं कहीं पापा आ जाएंगे तो फिर कहीं घूमने जाना होगा, और खास तौर से जब ये मौसम बहुत सुहाना हो तो पिकनिक पर भी तो जाना होता है ना, है ना? बिल्कुल। इसलिए भी पापा बहुत याद आते हैं। और वही होते हैं जो हमको पिकनिक पे ले जाते हैं। हाँ। मम्मी तो घर में ही पकौड़े खिला के बिठा देती है। क्यों, पिकनिक पर जब जाते हैं तो सारे व्यंजन कौन बना कर देता है? मम्मी तो मम्मी देती बनाती है, लेकिन हाँ। लेके जाने की शुरुआत जो तैयारी नहीं होती नहीं, है, मम्मी की परमिशन ना हो तो पिता भी नहीं जा सकते, ये तो समझ लो मेरी। बिल्कुल सही बात है। तो ये भाई बात तो- पिकनिक दिवस भी आज है, तो पिकनिक मनाएं, खुश रहें, और पिकनिक पर जाते समय जो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका ख्याल भी रखें, ध्यान से रहें कहीं पर भी, क्योंकि हम झरने, नदी, इन सब जगहों पर जाते हैं। खास तौर से इस समय तो जाएं ही ना, लेकिन घर में कोई कोना ऐसा पकड़ लें और पिकनिक मना लें आप आराम से। लेकिन कुछ अच्छा अच्छा चाहिए उसके संग खाने के लिए ना, तो क्या हाँ, बता तो रहे हैं हम लोग आज? मैं आज कद्दू, जो कि लोग ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, पर लेकिन उसकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा जी। होता है, तो हम बताएंगे तो जरूर, हमारी सखियां हाँ। बनाएंगी, सब लोग खाएंगे। हम अपने बच्चों को ये चीजें बना के अगर खिलाएंगे ना, तो वो कद्दू खा भी जाएगा और उनके लिए मतलब पता भी नहीं पड़ेगा कि वो ये खा गए ऐसा। बिल्कुल, तो क्या बना रहे हैं? सबसे पहले मैं जैसे आलू के फ्राइज बनाते हैं ना, हाँ। वैसे हम कद्दू के फ्राइज भी बना सकते हैं रेणु जी। उसके लिए बस कुछ नहीं करना है कि 2 कप कद्दू के, जैसे आलू के फ्राइज के लिए आप लंबे चौकोर काट लेते हैं हाँ, ना, फिंगर चिप्स जैसे जिसको हाँ, बोलते हैं, हाँ। या फ्राइज आते हैं जो, वैसा हाँ, वैसे आपको और उसको कट कर हाँ, लेना है। बिल्कुल। और इसके लिए जैतून का तेल हो तो अच्छा है, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। जी। और उसके बाद ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है, लाल मिर्च चाहिए थोड़ी सी, कुटी हुई, जैसे चिली फ्लैक्स होते हैं ना, वैसे जी, आप जी। घर में ही कूट लीजिए नहीं, थोड़ी सीधी सी। सीधी लाल मिर्च बोलो ना, फिर चिली फ्लेक्स खरीदने लगेंगे हमारी बहनें। जो हम लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करते हैं वही, है जी ना? जी। और नमक चाहिए है, और कुछ जी। नहीं चाहिए। बस आपको क्या करना है, कद्दू को एक कटोरे में रखना है और ये सब मसाले मिला लेना है। आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो अवन है घर में तो अवन में बना लीजिए, जी। और अवन नहीं है तो कुकर में बना लीजिए। अवन में बनाने के लिए तो उसे 200 डिग्री पे पहले 10 मिनट प्री हीट कर लीजिए, जी। और फिर एक 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए माइक्रोवेव ओवन में। यानी कि ओवन को हम पहले से गर्म कर लें, प्री हीट करना जिसे हाँ, बोलते 200 डिग्री पर पहले से गर्म कर लें, यानी उसको पहले से आप ऑन कर लें। उसके बाद 10 मिनट बाद उसमें ये चीज जो तैयार किया है हमने, फ्रेंच फ्राइज जो बनाई हैं हाँ, इसकी हाँ। कद्दू की, वो उसमें नमक और लाल मिर्च लपेट के रखा था, उसको रख दें। कितनी बस। देर के लिए? 15 मिनट के लिए। अगर ओवन नहीं है तब क्या करें? अवन नहीं है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपके घर में कुकर होगा, जी। तो कुकर में नीचे नमक फैला दें और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दें, और एल्यूमिनियम के बर्तन में इसको रख दें, और रख के कुकर का जो ढक्कन होता है ना, उसकी सीटी और रबड़ दोनों निकाल दें, जी। और फिर ढक के रख दें। तो इसमें कुछ 25 मिनट 15-20 मिनट ज्यादा ही लगेगा, थोड़ा यानी सा बेक जैसा हो जाता है, भुन जाएगा वो, और वो स्वादिष्ट लगेगा, कुरकुरा हो जाएगा, तो आप उसे खा सकते हैं। और इसमें पिकनिक पर तेल भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, ये खास बात है। जी। तो बनाइए और खिलाइए और खाइए। कद्दू जो है, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि बहुत मुफीद है सेहत के लिए भी, और मस्तिष्क बहुत तेज करता है, दिमाग तेज होता है। तो इसके लिए एक बात और है कि इसमें चाहे तो आप आलू मिलाएं सब्जी में, या नहीं तो केवल कद्दू की सब्जी बनाएं, और इसको आप घी तेल जिसमें भी बनाना चाहें, जिसमें सब्जियां आप सूखी बनाते हैं उसमें बनाएं। जी। और इसमें लेकिन ध्यान रखें कि हींग, सौंफ, मेथी, मंगरेल को कुछ लोग कलौंजी कहते हैं, जी। वो सब डाल के अच्छे से बनाएं, क्योंकि बादी करता है। अदरक भी डालें, और लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो भी आप डालना चाहे डालें। और इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर आपकी पहले से तैयारी है, तो अगर 250 ग्राम कद्दू बना रही हैं, तो एक मुट्ठी या थोड़ा सा देसी चना जो होता है काला वाला, उसको एक दिन पहले भिगो दें, उबाल लें, और उसको इसमें मिला दें बनाते समय। मुंह में पानी आ रहा है और सुन पक सुन जाए के। तो फिर उसके बाद अच्छा ढेर सारा इसमें गुड़ डालें, गुड़ गुड़ डालें जी, उसकी मिठास, और फिर उसके ऊपर से खूब, अगर आजकल कच्चा अगर आम मिल रहा है तो उसकी खटाई डालें, उतना ही खट्टा, उतना तीखा, उतना मीठा, और खाएं। फिर देखिए कितना चटकारे लेती हैं आप। मतलब आज तो बहुत सारे घरों में बन ही जाएगा कद्दू। बन जाएगा, क्योंकि तुम हलवा बताने वाली हो ना। जी बिल्कुल। कद्दू का हलवा ये भी बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोग कद्दू की खीर भी बनाते हैं, पर आज हम कद्दू का हलवा बनाते हैं। जी। तो थोड़ा सा कद्दू ले लें, जैसे 500 ग्राम लिया तो उसे छील के घिस लें। दूध चाहिए होगा आधा लीटर, घी चाहिए होगा 2-3 चम्मच बस, शक्कर चाहिए होगी, इलायची पाउडर, काजू बादाम जितने आप ले सकते हो अपने लिए, पिस्ते, हाँ इन सबको थोड़ा सा कतर के जैसे छोटा छोटा टुकड़ा करके हम रख लें। तो कद्दू को कढ़ाई में घी गरम करें, घी गरम होने पर उसमें वो जो हमने कद्दू किस लिया था
उसे उसमें डाल दें, घिस लें यानी कद्दूकस कर लें उसको। कद्दूकस कर लें, है ना। जी। और उसे अब एक 10-15 मिनट तक, थोड़ी देर तक उसे चलाते रहें, भून लें अच्छी भूनते तरीके से जाएंगे। और घी जब में। हम भूनेंगे तो वो एक अच्छी खुशबू भी बहुत अच्छी बहुत आती अच्छी है। आती है। और जब ये पक जाएगा तो अब एक दूसरे बर्तन में आपको दूध रख देना है। जी। और दूध को धीरे धीरे हिलाते हुए, मतलब आपके दोनों हाथ चल रहे हैं गैस पर, तो दूध को धीरे धीरे हिलाते हुए उसको भी हल्का सा गाढ़ा कर लें। जी। और बस अब वो दूध जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें शक्कर डाल दें, शक्कर पिघल जाएगी। अब दोनों को साथ में मिला दें, मतलब जो कद्दू भुना था और जो दूध आपने गाढ़ा किया था, दोनों को साथ में मिला दें और चलाते रहें। और हलवे जैसा जब वो हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा बना जाएगा, हाँ, तब आप गैस बंद कर दें। काजू डालिए, बादाम डालिए, इलायची डालिए और यानी कि वैसे भी कहते हैं ना कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना मेवा डालेंगे उतना स्वाद बढ़ेगा। डालिए, बिल्कुल डालिए, शौक से डालिए। जी। लेकिन ये तो हो गए हमने जो व्यंजन बताए, लेकिन कद्दू वैसे भी आप इस्तेमाल जरूर करें और बच्चों में भी खाने की परंपरा डालें इसको। ये एक अच्छी सब्जी होती है। जी बिल्कुल। और अच्छी तो बहुत सारी चीजें हमारी रसोई घर में, जैसे हमने आज दूध की बात की थी ना, हाँ, तो उसका प्रयोग भी तो कर लें। जी बिल्कुल। समय वैसे जा रहा है सखी सहेली का, लेकिन हम जल्दी जल्दी बता देते हैं कि कच्चा दूध कितना अच्छा होता है हमारे सौंदर्य के लिए। इतना सारा मेकअप लगाना पड़ता है कभी कभी हमें दूसरों की शादियों में जाने के लिए, या घर में भी कभी हम तैयार हो जाते हैं शौक से। अब उस मेकअप को निकालने के लिए अलग से आप क्रीम लेके आते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर में जो कच्चा दूध है उसमें रुई का पोहा डुबाइए और अपना मुंह साफ कर लीजिए, बिल्कुल आपका मुंह साफ हो जाएगा उससे। जी हाँ, यानी कि ये क्लींजर का काम करता है, सफाई बहुत अच्छी करता है। वैसे भी कपड़ों में दाग धब्बे लगे हो तो भी कच्चा दूध साफ करता है, साफ कर देता है। इसके साथ साथ कुछ पैक हम बना सकते हैं। जी जी, बस मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जब क्लींजर लगाते हैं उसके बाद आप साबुन ना लगाएं, मतलब ये दूध लगाते हैं सादे पानी से धो लें। अब अगर आप चाहें तो बादाम के साथ कच्चा दूध मिलाकर पेट में अपने चेहरे पे लगा लें। आप चाहें तो बेसन और कच्चा दूध मिलाकर पैक बना लें, चेहरे पे लगा लें। अगर कच्चे दूध में 1 चम्मच शहद मिला लेंगे और चेहरे पे लगा लेंगे तो भी निखार दुगना चौगना हो जाएगा। जी, लेकिन बेसन के लिए जिनकी त्वचा खुश्क है वो न लगाएं, जिनकी तैलीय त्वचा है वो उसका इस्तेमाल करें, और बाकी शहद इस्तेमाल करें अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और वैसे भी केवल कुछ नहीं तो आप जब कच्चा दूध छान रही हैं, कर रही हैं, तो बस हाथ में लीजिए और वैसे भी लगा लीजिए, चेहरा निखर जाएगा। हाँ, मतलब सब सुंदर हो जाने वाले हैं कच्चा दूध लगा करके। जी हाँ, सुंदर तो सब है। मतलब वो बोलते ना एक अलग ही, और सचमुच बहुत प्यारा सा चेहरा हो जाता है। हमारा मुंह नहीं छूट रहा है, कार्यक्रम समाप्त करते हैं और देते हैं सखियों से विदा। रेणु चतुर्वेदी और विधि प्रवीण जैन की ओर से नमस्कार। सखी सहेली।